और बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले खबरों का आगाज करेंगे पैरागॉन स्कैंडल से। अदालत ने साद रफी का 3 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया है। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए, इस्लामाबाद पेश करना है। नैब ज़राए की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने साद रफी का 3 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया। साद रफी के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हुए, इस्लामाबाद पेश करना है, ऐसा कहना है नैब की जानिब से। आपको पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने ख्वाजा साद रफी का 3 रोजा राहदारी रिमांड दे दिया है। आगे बढ़े, आपको बताएं गिरफ्तार अरकान असेंबली का इजलास में लाने का मामला। पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस 244 में तरमीम कर ली गई। किसी भी गिरफ्तार रुकन असेंबली को इजलास में बुलाने का इख्तियार होगा। रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका कमेटी ने की है। तरमीम पंजाब असेंबली के इजलास में मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। तरमीम के तहत स्पीकर पंजाब असेंबली को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार होगा, जबकि मुतल्लिका इदारा गिरफ्तार रुकन पंजाब असेंबली को सार्जनेट आर्म्स के हवाले करेगा। इजलास के बाद सार्जनेट आर्म्स गिरफ्तार रुकन को मुतल्लिका इदारे के हवाले करेगा। रूल्स ऑफ बिजनेस में कायमा कमेटियों की तादाद बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। कायमा कमेटियों में अरकान की तादाद 10 से बढ़ाकर 11 कर दी गई। कायमा कमेटियों में कोरम पूरा करने के लिए तादाद 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई, जबकि पब्लिक अकाउंट्स इस्लाहात कमेटी में भी अरकान की तादाद बढ़ाकर 17 कर दी गई है। महकमा स्पेशलिस्ट हेल्थ का एक और कारनामा, डॉक्टर ने अमला और नापी तशखीस और इलाज की जदीद सहूलतें अधूरे हेपेटाइटिस क्लिनिक्स टीचिंग अस्पतालों के हवाले कर दिए गए। अरेब के जरिए करोड़ों रुपए क्लिनिक्स बनाने पर तो खर्च कर डाले, लेकिन इलाज की जदीद सहूलतें ना दी गई। हम मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद चौधरी से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से हेपेटाइटिस के मरीजों के इलाज के नाम पर बनाए गए जो क्लिनिक्स हैं टीचिंग अस्पतालों में, वो अधूरे क्लिनिक्स हैं, वो अस्पतालों के हवाले कर दिए गए हैं। इन जो है वो क्लिनिक्स के लिए करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो इमारतें तामीर की गई थी। ख़ास तौर पे जना अस्पताल में करोड़ों रुपए की लागत से जो है वो आईडैप की कंसल्टेंसी के साथ जो है वो ये इमारत तामीर की गई, जिस पे करोड़ों रुपए लागत आई। इस पे जो है वो यहाँ पे मार्बल फ्लोरिंग की गई, तमाम तर जो है वो जो इमारत है उसको ग्लास वर्क इसमें बहुत ज़्यादा किया गया। इस पे तुज़ीन और आइश पे पैसा लगाया गया, लेकिन इस समेत जो शहर के दीगर अस्पताल हैं, जिसमें मेयो अस्पताल है, तमाम दीगर टीचिंग अस्पताल हैं, उनमें जो हेपेटाइटिस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट जो है वो के हवाले से ये बनाए गए जो क्लिनिक्स हैं, इनमें कोई भी कंसल्टेंट डॉक्टर तैनात नहीं किया गया, नर्स तैनात नहीं की गई, ना स्टाफ फ्राहम किया गया, और इसके साथ साथ जो है वो इनमें इक्विपमेंट भी फ्राहम नहीं किया गया, ताकि हेपेटाइटिस के मर्ज़ की तशखीस, उसके ट्रीटमेंट के हवाले से जो भी लैब्स दरकार होती हैं, वो तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो तशखीसी सहूलतें जो है वो फ्राहम की जाएँ, इलाज की सहूलतें फ्राहम की जाएँ, ताकि मरीज़ों को जो है वो बेहतर इलाज में असर आ सके। बल्कि इसकी बजाय महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से 2 साल तक जो है वो इसका ढंढोरा पीटा गया इस प्रोजेक्ट का, और अब ये खाली इमारतें जो हैं अब वो हवाले की गई हैं। ये खाली क्लिनिक्स हैं जिनको अब चलाने की जिम्मेदारी जो है वो टीचिंग अस्पतालों को सौंपी गई है। ठीक है साहिद, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ शहर भर में जारी ऑपरेशन के हवाले से। तो एलडीए इन एक्शन है और जून में थीम पार्क सोसाइटी में जेर तामीर मकानों को इस ऑपरेशन के दौरान मिसमार कर दिया गया है, जबकि थीम पार्क हाउसिंग स्कीम एलडीए से मंजूर शुदा नहीं। इंतजामिया की जानिब से ये कहा गया है। मजीद जाने के फात भट्टी से। जी फात भट्टी, कार्रवाई का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, शहर भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ एलडीए की जानिब से ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। शहर भर में जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई गई हैं, जहां जिनके पास एनओसी नहीं है या जो गैर कानूनी अराजी पर तामीराती काम शुरू किया जा रहा है, उसके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। चूंग के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में जो काश्तकारी की ज़मीन थी, वहाँ पर तामीराती काम शुरू किया गया था, जिसके खिलाफ एलडीए की जानिब से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो डायरेक्टर हाउसिंग सोसाइटी मेरे साथ मौजूद हैं एलडीए की जानिब से, उनसे बात करते हैं कि ऑपरेशन की क्या तफसीलात हैं।
जी बताइएगा कि ये काश्तकारी की ज़मीन पे इस तरह तामीराती काम शुरू किया गया था। जी बेसिकली ये एरिया जो है रिवर रावी की बेड है, फ्लडेड एरिया है। यहाँ पे किसी भी तरह से रिहायशी स्कीम नहीं बन सकती, ना ये रिहायशी इलाका बन सकता है। फ्लडेड एरिया पे किसी भी किस्म की परमिशन जो है एलडीए की जानिब से नहीं दी जाएगी। और डीजी एलडीए आमना इमरान जो है उनकी सख्त डायरेक्शंस है कि इस एरिया में अगर ज़रा सी भी कंस्ट्रक्शंस नोट होती हैं तो फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा मैडम बताइएगा कि शहर भर में मुख्तलिफ ऐसी सोसाइटीज़ हैं गैर कानूनी, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन इसी तरह किए जा रहे हैं? जी पिछले पूरे महीने में ये कार्रवाई जो है कैंपेन शुरू की गई है एलडीए डायरेक्टर डीजी की हिदायत पर, और अब तक तकरीबन हमने 70 से ज़ायद स्कीमें जो हैं इलीगल उन पर हम कार्रवाई कर चुके हैं। और मजीद भी होती है? जी मजीद इंशाल्लाह ये कैंपेन जो है जारी रहेगी और जितनी भी इलीगल स्कीम्स हैं उन सब पे ऑपरेशन किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि शहर भर में 70 से ज़ायद इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन किया जा चुका है और अभी तक ये जारी है। शहर भर में जितनी भी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। और अभी चूँक के इलाके में जो थीम पार्क हाउसिंग सोसाइटी में ऑपरेशन किया गया है, ये काश्तकारी की ज़मीन है जिसके ऊपर यहाँ पर तामीराती काम शुरू किया गया था। जो फहद भट्टी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं एफबीआर ने मारूफ तामीराती कंपनी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 2 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं एफबीआर की कार्रवाई के हवाले से। एफबीआर ने मारूफ तामीराती कंपनी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 2 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं रिजवान नकवी से। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर के कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस की जानिब से मारूफ तामीराती कंपनी इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 2 बैंकों में बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। एफबीआर ज़राए के मुताबिक इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशन के ज़रिए साल 2017 के इनकम टैक्स बकायाजात की मद में 1 करोड़ 8 लाख रुपए वाजिब अदा थे जो कि नोटिस भेजने के बावजूद अदा नहीं किए जा रहे थे, जिसपे आज एफबीआर की टीम ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान की हदायत पे कार्रवाई करते हुए बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 40,57,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। एफबीआर की रिकवरी टीम ने इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर शेख सज्जाद हुसैन और इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू सज्जाद कंपनी के 2 अकाउंट से जो कि मुंजमद कर देगा। शुक्रिया रिजवान नकवी। खबर शामिल करेंगे एहतजाज के हवाले से। रुख करेंगे जड़ामाला रोड का, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आने पर मकामी काउंसलर की फायरिंग से जाम बहक होने वाले नौजवान के बुरसा का रोड पर लाश रखकर एहतजाज किया गया है। आप मनासिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लाहौर जड़ामाला रोड पर नौजवान के कत्ल के खिलाफ ये एहतजाज किया गया है लवाहिकीन की जानिब से, और मुजाहिरीन ने नौजवान की मैयत रखकर सड़क ब्लॉक कर दी। रोड ब्लॉक होने से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई है और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कत्ल होने वाला 20 साला सदाकत अली करीबी गांव का रिहायशी था। और अब आपको बताएं गुलशन इकबाल पार्क से दिन दहाड़े 5 साला बच्चा अगवा कर लिया गया। बुर्का पोश खातून बच्चे को बासानी अगवा करके चलती बनी। जी बिल्कुल, बच्चे को अगवा करने की फुटेज भी मंजरेआम पर आ गई है, जबकि पब्लिक पार्क से बच्चे के अगवा की वारदात ने सिक्योरिटी इंतजामात पर सवालात खड़े कर दिए। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बच्चे की तलाश भी शुरू कर दी है। शहर में अगवाकारों की कार्रवाइयां जारी हैं। सीसीटीवी कैमरे भी इन वाकयात की रोकथाम मुमकिन ना बना सके। अगवाकार बेखौफ खतर अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ही वाकया सब्जजार के इलाके ढोलनवाल के रिहायशी हाफिज फहाद के साथ पेश आया। हाफिज फहाद अहले खाना के साथ गुलशन इकबाल पार्क तफरी के लिए गया, जहां उसके 5 साला बेटे 7 को अगवाकार खातून साथ लिए चलती बनी। सिटी 42 को मौसूल होने वाली फुटेज में बुर्का पोश खातून को देखा जा सकता है कि किस तरह वो बच्चे को अपने साथ ले जा रही है। साथ के वालिद का कहना है कि वारदात की बर वक्त इत्तला देने के बावजूद हस्बे मामूल पुलिस मौके पर ताखीर से पहुंची, जबकि पुलिस का कहना है कि वारदात का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करके सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। और अभी आपको बताएंगे गाजियाबाद में बच्चों की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। 2 ग्रुपों की एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जबकि बच्चों समेत 5 अफराद गोलियों का निशाना बन गए। बिल्कुल, ताहाल सिर्फ एक मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है।
غازی آباد کے علاقے تاج پورہ میں بچوں کے جھگڑے میں بڑے بھی کود پڑے. لڑائی کے دوران رانا گروپ کی جانب سے اندھا دھند فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں 5 راہگیر زخمی ہو گئے جن میں معصوم بچے بھی شامل ہیں. زخمیوں میں 5 سالہ اعظم، 5 سالہ سحر، 23 سالہ اختر، قادر اور نعیم شامل ہیں. متاثرین کو طبی امداد کے لیے سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق ایک ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جبکہ ملزمان کے گھروں سے بھاری مقدار میں منشیات بھی برآمد ہوئی ہے جسے قبضے میں لے کر کارروائی کی جا رہی ہے. اب آپ کو بتائیں علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کسٹمز عملے کی کارروائی سامنے آئی ہے. کسٹمز عملے نے موبائل فونز کی اسمگلنگ ناکام بنا دی. جی بالکل، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم نے آب زمزم کی بوتلوں کی آڑ میں موبائل فون اسمگل کرنے کی کوشش کی ہے. کسٹمز عملے نے ندیم کے ہاتھ موبائل منگوانے والے تاجر جمیل کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور شیخوپورہ کے رہائشی ندیم کے سامان سے 1305 موبائل فونز ہیں جو کہ برآمد ہوئے ہیں. موبائل فونز کی مالیت 1,90,00,000 روپے سے زائد ہے. کسٹمز حکام کی جانب سے اس کارروائی کے دوران یہ بتایا گیا ہے جبکہ شیخوپورہ کا رہائشی عمان سے آنے والی پرواز پر لاہور ایئرپورٹ پہنچا. اب آپ کو بتائیں کلمہ چوک پر پیک اپ لوڈر گاڑی میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگ گئی. گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی. مولو ٹاؤن سے آنے والی پک اپ لوڈر گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی. آگ لگنے سے گاڑی میں موجود ہزاروں روپے مالیت کی ماربل کی پلیٹس نظر آتش ہو گئیں. تاہم کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. فائر بریگیڈ کے عملے کے پہنچنے تک گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی. گاڑی میں آگ لگنے سے کلمہ چوک پل پر ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی. پولیس کے اہلکاروں کی ناکے پر انوکھی کارروائی سامنے آئی ہے. غیر نمونہ نمبر پلیٹ پر موٹر سائیکل سواروں کو روکا اور تھانے جانے کو کہا. پھر پلاٹ میں لے جا کر رشوت وصول کی اور موٹر سائیکل سواروں کو جانے دیا. سٹی 42 نے رشوت خوری کی یہ فوٹیج حاصل کر لی. سندر میں پولیس اہلکاروں نے رشوت کا بازار گرم کر رکھا ہے. سندر کے علاقے سلطان کے میں 2 پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں کو غیر نمونہ نمبر پلیٹ ہونے پر ناکے پر روکا اور پھر پولیس اسٹیشن جانے کو کہا. پولیس اہلکار ناکے سے چند قدم فاصلے پر ہی پہنچے تو ڈیل شروع کر دی. اسی دوران پولیس اہلکاروں نے موٹر سائیکل سواروں کو رشوت لے کر کارروائی ختم کر دی. سٹی 42 کو موصول ہونے والی فوٹیج میں موٹر سائیکل سواروں سے پولیس اہلکاروں کو رشوت لیتے دیکھا جا سکتا ہے. ایف بی آر کی بڑی کارروائی سامنے آئی. ایف بی آر نے پی ایچ اے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے. پی ایچ اے کے اکاؤنٹ سے 4,81,00,000 روپے کی ریکوری بھی کر لی گئی. سال 2016 اور 2018 کے ود ہولڈنگ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر کارروائی ہوئی. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایف بی آر نے الائٹ بینک مزنگ چنگی برانچ سے ریکوری کی. کمشنر ان لیڈ ریونیو ڈاکٹر اشتیاق احمد خان کی ہدایت پر کارروائی کی گئی. آئی آر او شیخ سجاد، انسپیکٹر ظہور الہی، خالد گجر اور غلام رسول ریکوری ٹیم میں شامل تھے. کچھ بات کریں گے عوامی مسائل کے حوالے سے. رخ کریں گے زمان پاک کا جہاں پر وزیر اعظم پاکستان کی رہائش گاہ کے باہر موجود واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہے. متعلقہ آبادی اور راہگیر صاف پانی پینے سے قاصر ہیں. اسی حوالے سے جانیں گے ابو بکر شیخ سے. جی ابو بکر شیخ، بتائیے گا کیا مطالبات ہے علاقہ مکینوں کے، کن کن مشکلات کا سامنا ہے؟ بالکل جی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی لاہور میں جو ان کی رہائش گاہ ہے زمان پارک، اس کے بالکل باہر موجود یہ ٹیوبویل پلانٹ اور اس سے منسلک واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے بند پڑا ہے. کئی سال پہلے یہاں سے جو منسلک اس علاقے سے جو منسلک آبادی ہے اور راہگیر یہاں سے پانی حاصل کرتے تھے، لیکن کئی سالوں سے یہ فلٹریشن پلانٹ اور اس سے منسلک جو ٹیوبویل پلانٹ ہے یہ بند ہونے کی وجہ سے جو یہاں کی آبادی ہے، یہاں جو اس علاقے سے منسلک لوگ ہیں وہ صاف پانی سے محروم ہیں. یہ آپ کو فلٹریشن پلانٹ دکھائیں، اس کے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. یہاں پہ جب اس کا افتتاح کیا گیا تو اس کی 4 پوائنٹس 4 ٹوٹیاں یہاں پہ لگائی گئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ یہ عرصہ دراز سے اسی یہ فلٹریشن پلانٹ بند پڑا ہے. اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ارد گرد یہاں پہ گندگی اور کوڑا کے جو ڈھیر ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. متعلقہ محکموں کی عدم توجہ کی وجہ سے اس فلٹریشن پلانٹ کے یہ حالات آپ کے سامنے ہیں. علاقہ مکین یہاں سے جو منسلک آبادی ہے زمان پاک سے اور جو راہگیر ہے، ہماری ان سے بھی گفتگو ہوئی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ متعلقہ محکمے اس بات کا نوٹس لیں. لاکھوں کروڑوں روپے کے منصوبے
محض شروع کیے جاتے ہیں ان کو مکمل یا تو نہیں کیا جاتا، اور اگر مکمل کر دیا جائے تو ان کو اس کا فالو اپ نہیں کیا جاتا کہ یہ منصوبہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ فلٹریشن پلانٹ یقیناً لاکھوں کی لاگت سے اس کا افتتاح کیا گیا ہوگا، لیکن یہ عرصہ دراز سے یہاں پہ جو رہائشی ہیں، یہاں کے جو راہگیر ہیں، ان سے گفتگو ہوئی کہ عرصہ دراز سے سالوں سال سے یہ فلٹریشن پلانٹ اسی طرح بند پڑا ہے۔ متعلقہ محکموں کی جانب سے ان کو ایک اپیل کی گئی ہے کہ اسی فلٹریشن پلانٹ کو اولین ترجیحات پر بحال کروایا جائے تاکہ وہ یہاں سے بہت شکریہ ابوبکر شیخ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ اور ابھی آپ کو لے چلیں گے پنجاب اسمبلی کے باہر، جہاں مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھنے سے حیران ہیں کہ اگر یہ موقف آپ کا تب تھا کہ اگر باقی لوگوں کی یہ پوزیشن ہوگی تو آج تو آپ حکومت ہیں۔ آپ نے وہ جو ایمنسٹی اسکیم کے اندر ڈیکلریشنز ہوئی، ان میں آپ کی بہن ہیں وہ ان کے خلاف بھی اب یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ پراپرٹیز انڈکلیئرڈ پراپرٹیز تھیں، اور یہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی بات کہ کیا معاملہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ جی وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں۔ پبلک آفس ہولڈر بھی اگر کسی ٹرسٹ، وہ بیسیکلی اس کو کیوں اکاؤنٹیبل ہم ٹھہراتے ہیں کہ پبلک آفس ہولڈر عوام کا ٹرسٹ انجوائے کرتا ہے تھرو مینڈیٹ، ووٹ لیتے ہیں یا وہ گورنمنٹ سروس کے اندر آتے ہیں تو پھر بھی کوئی صورت ہوتی ہے۔ اب وہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے وہ بھی ٹرسٹ کی صورت میں ہے کہ وہ ایک ٹرسٹ انجوائے کرتے ہیں پبلک کا۔ اسی طرح سے آپ اگر پبلک منی کے ٹرسٹی ہیں، آپ کے پاس پبلک منی آتی ہے اور وہ پبلک منی کسی نوبل کاز کے لیے لیتے ہوں گے، مجھے شوکت خانم کی صحت پر کوئی اعتراض نہیں، اس ہاسپٹل کے بننے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہاں سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ اگر آپ نے شوکت خانم کی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر علیمہ بی بی ہیں اور اگر ان کی کوئی پراپرٹیز باہر نکلتی ہیں تو شی ہیز بین ریسیپینٹ کسٹوڈین آف دیٹ پبلک منی، جس میں بے تحاشا لوگوں نے، میں نے دیکھا اسکولوں کے بچوں نے، فنکاروں نے، آل واکس آف لائف جتنے بھی لوگ تھے، سول سوسائٹی نے اس ہاسپٹل کے لیے، کیونکہ آپ ایک سیلیبریٹی تھے، جب آپ باہر اسٹریٹ پہ نکلے لوگوں نے زیور دیے، پیکٹس بنا بنا کر آپ کی طرف پھینکے، تو وہ کہیں اکاؤنٹ فار ہو سکتا تھا؟ وہ کہیں اکاؤنٹ فار نہیں ہو سکتا تھا۔ یو آر ہولڈر آف اے پبلک منی، آپ ریسیپینٹ تھے آف ادر پیپلز منی، لوگوں کے پیسوں کے ریسیپینٹ تھے، جس کے ساتھ آپ نے ہاسپٹلز بنانے تھے یا یونیورسٹیز بنانی تھیں، تو اسی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز پر آپ کی بہن ہے۔ اب اگر ان کی 2 پراپرٹیز نکلی ہیں تو پروپرائٹری یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نمبر 1 اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اس بنیاد پر ہونی چاہیے، اور نیب کر سکتی ہے۔ کیا نیب جو باقی ہولڈرز آف پبلک منی ہیں، چھوڑے پبلک آفس ہولڈر کو، یہ 2 مختلف باتیں، اور اگر ہولڈر آف پبلک منی جو وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو پلاٹ بیچتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، کیا نیب اس کو انکوائر نہیں کر رہی؟ کیا وہ کوئی گورنمنٹ آفیشلز ہیں؟ کیا وہ پبلک آفس ہولڈرز ہیں جن کی نیب انکوائری کر رہی ہے؟ تو یہ انکوائری بھی بنتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس ہیٹ میں تو عاجز آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں۔ میں کس چیز سے عاجز آ گیا ہوں کہ بہتان ہے، کبھی غداری کے فتوے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ چونگی امرسدو شنگھائی روڈ کے درمیان سے گزرنے والا نالا ہے جو کہ کوڑا کرکٹ سے لبریز ہو گیا ہے، علاقہ مکینوں کو تعفن کے باعث شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس پر مزید بات کر لیتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار، بتائیے گا، کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ چکے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ جی یہ شنگھائی روڈ ہے جس کے سینٹر سے یہ نالا گزرتا ہے، اور تقریباً کافی عرصے سے اس میں سے صفائی نہیں ہو سکی، چونکہ امرسدو سے یہ متصل ہے اور اس پہ مختلف مارکیٹیں موجود ہیں، دکانیں موجود ہیں، کاروبار یہاں پر ہے، لیکن اس نالے میں کوڑا کرکٹ ہونے کی وجہ سے جو تعفن ہے، جو بارش کے بعد جب یہاں پر پانی باہر آ جاتا ہے، لوگ کافی مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ لوگ یہاں پر موجودہ سے جانتے ہیں کہ آخری بار اس کی صفائی کب ہوئی تھی؟ کب صفائی ہوئی تھی اس کی؟ سر جی کو 2-3 سال ہو گئے ہیں پہلے کی صفائی ہے، 2 سال پہلے صفائی ہوئی ہے اس کی، ابھی اس کے بعد کوئی صفائی نہیں ہوئی۔ کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کے دکانوں کے لیے، کاروبار کے لیے؟ تو یہ دیکھیں نا، آپ کے سامنے ہی ہے سب کچھ، جو بھی صورتحال ہے، جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ ادھر ٹھہرتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ بدبو ہی بہت آ رہی ہے، بدبو والٹن کینٹ بورڈ کا یہ علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے وقار گھمن، آپ کا بہت شکریہ۔ شنگھائی روڈ کے بعد رخ کریں گے ملتان روڈ کا، جہاں پر صورتحال خاصی مختلف نہیں، کھاڑک نالے میں گندگی کے ڈھیر لگے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے سالک نواز سے۔ جی سالک نواز، بتائیے۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں ملتان روڈ پر واقع کھاڑک نالے کے سٹاپ پر، اور یہاں پر گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی ہمارے پیچھے جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر یہاں پر موجود ہیں، اور اہل علاقہ اور یہاں پر جو مقامی دکاندار ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے یہاں پر صفائی کے انتظامات بالکل نہیں ہیں، نہ ہی یہاں پر کوئی صفائی کے لیے عملہ روزانہ کی بنیادوں پر آتا ہے، اور نہ ہی یہاں سے جو کچرا ہے وہ اٹھانے کے لیے عملہ یہاں پر موجود ہے۔
16 अरब रुपए का बजट इस्तेमाल करने वाला इदारा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इस वक्त शहर की सफाई करने में नाकाम दिखाई देता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें गड़ी चौक, सब्जाजार, इसके अलावा कोट लखपत का इलाका भी है, वहाँ पर गंदगी के शाहबाज, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, नीला गुंबद साइकिल मार्केट और अनारकली बाजार के ग्राहकों और ताजरान की पार्किंग की वाहिद जगह भी बंद कर दी गई। इस पर मजीद बात कर लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, नीला गुंबद साइकिल मार्केट और अनारकली बाजार में पार्किंग का मसला अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है, जिसको इंतजामिया ने और संगीन बना दिया है। यानी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और नीला गुंबद साइकिल मार्केट के सामने जो पार्किंग होती थी उसको भी बंद कर दिया गया है। यानी अनारकली बाजार और नीला गुंबद साइकिल मार्केट के ताजरों का गला माशी तौर पर काटा जा रहा है, जिसके खिलाफ ताजर बरादरी इस वक्त सरापा एहतजाज है। ताजर बरादरी का ये कहना है कि 2 दिन का ये वक्त देते हैं, अगर 2 दिन के अंदर अंदर पार्किंग ना खोली गई तो फिर ये मजबूर होंगे कि तमाम मार्केट बंद करके माल रोड पर सरापा एहतजाज हों। इस वक्त ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे जो पार्किंग एरिया है इसकी क्यों बंदिश इसको किया गया है। अतीक साहब, मुख्तसर फरमाइएगा, यही पार्किंग की जगह है जहाँ पे कस्टमर गाड़ी खड़ी करके अनारकली बाजार जाता है या नीला गुंबद साइकिल मार्केट आता है, क्यों बंद की गई है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि हम पिछले कई अरसे से पार्किंग प्लाजे के लिए कोशिशें कर रहे थे और हम समझते थे कि भी पार्किंग प्लाजा जो है ना नहायत ज़रूरी है। जो मामूली थोड़ी बहुत जो पार्किंग होती थी, आज ये हालत है कि वो भी पार्किंग बंद कर दी गई है और दुकानदार अपनी दुकानें जो है ना वो परेशान है और कारोबार छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। नीला गुंबद साइकिल मार्केट के सदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, बंदिश से क्या मुश्किल आता है माशी तौर पर? गवर्नमेंट क्या चाह रही है, गला काट दें आप लोगों का? बिल्कुल जी, कुछ इसी तरह का लगता है। हमारे यहाँ पे अरसा 40 साल से पार्किंग होती थी और आज तक कोई इश्यूज़ नहीं आए। एम्बुलेंस की रुकावट का हमें बहाना बताया गया है, लेकिन एम्बुलेंस की कोई आज तक रुकावट नहीं हुई। इसमें हम लोगों ने अपने तौर के ऊपर यहाँ पे अपने गार्ड्स रखे हैं जो कि हमारी ट्रैफिक को रवा दवा रखते हैं। अब इन लोगों का हमें ताउन चाहिए। हमारी पिछली वाली साइड की पूरी पार्किंग हमें बहाल होनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर की गाड़ी नहीं लगती, कस्टमर जो है हमारा यहाँ से निकल जाता है। हाँ साहब, ये बताइएगा, अगर नहीं खुलती मार्केट की ये पार्किंग जो वाहद कंज्यूमर के लिए अप्रोच की जगह है, तो क्या फिर स्ट्रेटजी क्या होगी ताजरों की? जी बिल्कुल, अगर ये पार्किंग नहीं खुलती तो इंशाल्लाह 2 दिन का हम टाइम दे रहे हैं, उसके बाद भरपूर एहतजाज होगा, उसके लिए हड़ताल भी होगी, क्योंकि अफसरान जो है वो जाके नाजायज़ तौर पर यहाँ पे तंग भी करते हैं। यहाँ पे खड़ी होगी गाड़ी, आगे वार्ड ने फौरी आके चलान कर देना है। भाई पार्किंग कहाँ लेके जाएं? अरसा 50 साल से यहाँ पार्किंग है और इसी से लोगों को बचता है, लोगों के रोजगार वो बचता है। अगर ये पार्किंग इस तरह खत्म हो गई तो समझे हम भी दुकानें बंद करने में मजबूर हो जाएंगे। जब हमारी दुकानों पे कुछ नहीं होगा तो हड़ताल पे मजबूर होंगे ना, तो लोग डकैतियाँ ही करेंगे और क्या करेंगे। तो बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी ये ताजर बरादरी मौजूद है, इनका ताल्लुक अनारकली और नीला गुंबद साइकिल मार्केट से है। यहाँ पे ताजर बरादरी के यही जज्बात है। उनका ये कहना है कि पहले ही अनारकली बाजार और नीला गुंबद साइकिल मार्केट के ताजर पिसे हुए हैं। अगर इनका इसी तरह पे माशी जो है वो इनको माशी गला। ठीक है शहजाद खान, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद हुआ। वजीर आला पंजाब का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब भी हुआ। पंजाब असम्बली में मफाद आमा के लिए रिकॉर्ड कानून साजी करेंगे। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है, जबकि वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि सूबे की बेहतरी और अवाम की खुशहाली के हवाले से काम करना है। अरकान असम्बली मेरे साथी हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से यह भी कहा गया है कि हम सूबे के अवाम की खिदमत के सफर में एक हैं। मेरे दरवाजे आपके लिए हम वक्त खुले रहेंगे, तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। परफॉर्मेंस ना दिखाने वालों से बास परस होगी। हस्पतालों, थानों और तरक्याती स्कीमों को खुद मौका पर जाकर देखूंगा। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये भी कहा गया है। और आपको बताते चलें कि प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए रूल्स ऑफ प्रोसीजर में तरमीम की जा रही है। वज़ीर कानून राजा बिशारत की जानिब से यह भी कहा गया है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस तरमीम का क्रेडिट चाहता है। राजा बिशारत ने इस मौका पर यह भी कहा, नशे के इंजेक्शन फरोख्त करने पर मुलजिम को 3 साल कैद, 2.5 करोड़ जुर्माना आयद कर दिया गया है। चेयरपर्सन ड्रग कंट्रोल ने मुलजिम जीशान जावेद को इस हवाले से सजा सुनाई है। मुलजिम के खिलाफ ड्रग इंस्पेक्टर चलान पेश किया था। और आपको ये भी बताते चलें कि अदालत ने वकला के दलाइल और गवाहों की रोशनी में फैसला सुनाया। और अब आपको बताएं, लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा ऑडिट एंड अकाउंट्स का दौरा हुआ। फाइल्स बेतरतीब होने पर अफसरान की सरजनिश कर दी, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर कंप्यूटर ऑपरेटर जाहिर हुसैन को मुअत्तल भी कर दिया।
शहरियों की शिकायत 2 रोज में निपटाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा ऑडिट एंड अकाउंट्स का दौरा हुआ। फाइल्स बेतरतीब होने पर अफसरान की सरजनिश कर दी। लेस्को रैवी डिवीजन के एक्सियन की मुअत्तली का मामला है जो कि संगीन होता चला जा रहा है। मुअत्तल होने वाले एक्सियन राना आबिद दिलशाद ने अदालत से हुक्म इम्तनाई लेने के बाद दफ्तर के दरवाजे तोड़कर ओहदे का चार्ज दोबारा संभाल लिया, जबकि नए तैनात होने वाले एक्सियन फैजान भट्ट को दफ्तर से वापस भिजवा दिया। वजारत पावर डिवीजन की शिकायत पर लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने एक्सियन राना आबिद दिलशाद को मुअत्तल किया था। अब आपको बताएं, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर की फ्लोर मिल्स ने महकमा खुराक के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स आवेजा कर दिए। आपको अपडेट कर रहे हैं, बैनर्स आवेजा कर दिए। इस पर मजीद जान लेते हैं हसन अली से। जी हसन अली, बताइएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हिदायत के मुताबिक आज लाहौर समेत पंजाब भर की जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने महकमा खुराक के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स जो हैं आवेजा कर दिए हैं, जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये कहा गया था कि महकमा खुराक की जो पॉलिसियाँ हैं फ्लोर मिल्स के हवाले से वो नाकिस पॉलिसियाँ हैं और फ्लोर मिल्स को मजबूर किया जा रहा है कि वो पुरानी गंदम जो है वो उठाएं, सरकारी जो गंदम है उसको उठाएं, जो सरकारी कोटा है उसके मुताबिक। लेकिन फ्लोर मिल्स जो है वो ऐसा नहीं करेंगी और इस हवाले से फ्लोर मिल्स ने पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने ये ऐलान भी किया है कि 18 जनवरी से जो सरकारी गंदम है वो कोई भी फ्लोर मिल पंजाब की जो है वो नहीं उठाएगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ रफ़ीक साहब जो है मौजूद है। कि रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एहतजाज की एक कॉल दी थी कि बैनर्स जो है वो लगाए जाएंगे, अब आगे का क्या होगा, किस तरह से चलेगा सिलसिला? आगे का ये हो रहा है कि ये पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन को बिल्कुल पुरानी गंदम दे रहे हैं जो किसी भी काबिल नहीं है, जिनमें सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। इसीलिए हम महकमा खुराक को कहते हैं कि अपनी पॉलिसियाँ सही करे और जो नई गंदम है वो दे रही है तकरीबन अमूमन कंपनियों को दे रही है, प्राइवेट कंपनियों को वैसे दे रही है, फ्लोर मिलों को ये गंदम पुरानी गंदम दे रही है। इसीलिए अगर 18 तारीख तक ये अपने आप को सही कर लेते हैं महकमा फूड वाले तो ठीक है, पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन हड़ताल की कॉल दे देगी और ये गंदम नहीं उठाएगी। जैसे कि मेरे साथ रफ़ीक साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि अगर तो 18 जनवरी तक जो है वो महकमा खुराक अपना किबला दुरुस्त कर लेता है, अपने मामलात दुरुस्त कर लेता है और फ्लोर मिल्स को जो है वो सहूलत फराहम की जाती है, जो इस वक्त जो गुज़िश्ता साल की गंदम है वो फराहम की जाती है, तो उस सूरत में जो है वो फ्लोर मिल सरकारी गंदम उठाएंगी, वरना सरकारी गंदम जो है वो किसी भी सूरत में नहीं उठाई जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर पंजाब भर की जो फ्लोर मिलें हैं उनको बंद भी किया जा सकता है। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका।